नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पैराडॉक्स बीएसईबी क्लास 10। और हम आपके लिए लाए हैं वर्ग दशम की जो परीक्षा आने वाली है उसमें 100% सफलता की गारंटी हम आपको कैसे दें और आप कैसे सीख पाएंगे कि परीक्षा में हमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल करना है। चूँकि समय आपके पास बहुत कम है, इसलिए हमारी अनुभवी टीम ने इस पैराडॉक्स बीएसईबी के तहत जितने जो शिक्षक हैं वह सभी अपने अपने विषय में विशेषज्ञता हासिल किए हुए हैं। उस अनुभवी टीम के द्वारा आपको बिल्कुल एग्जैक्ट दिया जाएगा क्वेश्चन, एग्जैक्ट आंसर उसका बताया जाएगा और किस तरीके से आप अपने परीक्षा में बिल्कुल सफलता हासिल कर पाएंगे। इसके लिए आप पैराडॉक्स का चैनल जो है यह देखते रहिएगा, तो निश्चित तौर पर मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 100% सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सामाजिक विज्ञान के बारे में आपको बताया था कि उसके कितने किताबें आपको पढ़नी हैं और उसके बारे में आपको बहुत डिटेल से बताया भी गया था। तो चूँकि मैं आपको राजनीतिक शास्त्र का विशेषज्ञ हूं और राजनीतिक शास्त्र के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा उसके बारे में कि आप कैसे किस पाठ का किस रूप से अध्ययन करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त हो। और आज हम चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा करेंगे कि किस पाठ से आपको कितने अंक के प्रश्न आएंगे और कौन से पाठ आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी मैं थोड़ी बहुत आपसे चर्चा करूंगा। तो आइए हम पढ़ते हैं राजनीतिक शास्त्र के बारे में। तो चलिए, राजनीतिक शास्त्र से संबंधित आपका यह चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यानी किस पाठ से आपको कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं वह मैं आपको आज बतलाने जा रहा हूं। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना, ताकि आप उसी के अनुसार उस पाठ से उस चैप्टर को अध्ययन कर सकें। तो सबसे पहले हम आते हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इससे आपको 1 से 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन यह चैप्टर ऐसा नहीं है कि इससे 1 या 2 अंक के प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो यह महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए कि लोकतंत्र के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी है। यानी जो शासन पद्धति है हमारे देश में उसे लोकतंत्र कहा गया है, जिसमें हमारे ही द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं। यानी जनता के द्वारा और जनता के लिए जो शासन पद्धति होती है उसी को कहा जाता है लोकतंत्र। तो आप समझ लीजिए, हमारे यहाँ हमेशा चुनाव हुआ करते हैं। अभी तुरंत चुनाव आने वाला है विधानसभा का, जिसमें आप देखेंगे कि कई राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को उसमें उतारती हैं और कोई ना कोई आपके घर से, चूँकि आप तो अभी परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको अभी वोट देने का अधिकार नहीं है, चूँकि आपकी उम्र अभी 18 वर्ष हुई ही नहीं होगी। तो 18 वर्ष की उम्र जो है वह यह भी एक जानने की बात है कि हमें वोट देने का अधिकार यानी मत देने का अधिकार कब प्राप्त होता है, तो यह भी आप पढ़ेंगे इस राजनीतिक शास्त्र के विषय में। तो आप यह जान लीजिए, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आ भी सकता है कि 18 वर्ष की उम्र में आपको मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। तो लोकतंत्र में जो है पंचायती राज चुनाव की अगर हम लेते हैं तो आप देखते होंगे कि इसमें भी कई प्रकार के समीकरण सामने आते हैं। कभी मुखिया का चुनाव जो है पिछड़े या अति पिछड़े लोगों को दिया जाता है। पंचायत समिति की अगर हम बात करें तो उसमें भी आरक्षण किया हुआ रहता है, कभी महिला के लिए तो कभी उच्च जाति के जो सामान्य वर्ग होता है बिना कोई आरक्षण का, उसमें भी वैसी सीटें आती हैं। तो यह सब किस लिए किया जाता है, ताकि वह जो सरकार बने या सत्ता में जो आते हैं उसमें सभी दलों का यानी जो जाति हैं सभी की सहभागिता उसमें हो। कोई अपने आप को ऐसा नहीं महसूस करे कि उसके साथ में किसी प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी महत्वपूर्ण है। दूसरा है जातीय, लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव। तो इसमें से भी आपसे 1 से 2 अंक के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, लेकिन देखिए यह भी चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके अपने समाज से जुड़ा हुआ है कि किस प्रकार से हमारे समाज में लिंग यानी स्त्री और पुरुष के बीच में भेदभाव किया जाता है, अंतर किया जाता है, किस प्रकार से
पुरुष बाहर का काम करता है और महिलाओं को घर का काम सौंप दिया जाता है। तो ये सभी चीज़ें जो है आप देखते होंगे किस किस प्रकार से अंतर किया जाता है लड़कों में और लड़कियों में। उसके बाद आप देखेंगे कि ये 1 से 2 मार्क्स का इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऊपर वाले चैप्टर के बारे में मैंने आपको बताया कि इससे भी 1 से 2 अंक आपको पूछे जा सकते हैं। तो सत्ता में अब भागीदारी की कार्यप्रणाली की हम अगर चर्चा करें तो यह भी चैप्टर उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में जान लेना जरूरी है। इसमें भी आपको 1 से 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सत्ता में भागीदारी की जो कार्यप्रणाली है, यानी कि किस प्रकार से सत्ता में जो लोग जाते हैं तो उसमें किस किस प्रकार के कैटेगरी निर्धारित होता है, क्राइटेरिया निर्धारित होता है, उसके संबंध में कार्यप्रणाली की चर्चा इसमें की गई है। यह भी महत्वपूर्ण पाठ है। उसके बाद है संघात्मक शासन व्यवस्था। तो इससे भी 1 से 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये भी जान लेना जरूरी है कि संघात्मक शासन व्यवस्था आखिर है क्या। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ 2 तरह के सरकार की व्यवस्था होती है। एक होती है राज्य सरकार और दूसरी होती है केंद्र सरकार। तो ऐसी शासन व्यवस्था जो कि टुकड़ों में बटी हो लेकिन फिर भी एक हो, उसी को संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। चूँकि हमारे यहाँ जो राज्य सरकार है वह अपना कानून नहीं बना सकती है, बल्कि केंद्र सरकार के बनाए हुए कानून को ही राज्य सरकार अनुपालन करती है। ऐसी व्यवस्था को ही संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। उसके बाद है हमारे अपने राज्य के बारे में। बिहार में पंचायती राज एवं नगरीय संस्थाओं की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको यह महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसमें से आपको 4 से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें जो पंचायती राज की जो व्यवस्था हमारे यहाँ बिहार में की गई है और नगरों में जो नगर निगम की स्थापना की गई है, इसके संबंध में आपको पढ़ना है। इसकी भी जानकारी आपको काफ़ी रोचक है। पंचायतों के बारे में तो अधिकतर लोग जान रहे हैं कि किस प्रकार से पंचायतों में चुनाव हुआ करते हैं। उसमें मुखिया चुने जाते हैं, समिति का चुनाव होता है, वार्ड सदस्य चुने जाते हैं, सरपंच चुने जाते हैं और सरपंच के अधीन पंच भी चुने जाते हैं। तो इतने सारे चुनावों के बारे में आप खुद वाकिफ हैं, चूँकि यह आपके घर की बात है। अब आगे हम चलते हैं। लोकतांत्रिक जनसंघर्ष एवं आंदोलन की अगर हम बात करें तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका राजनीति शास्त्र में, जिससे आपको 4 से 5 अंक मिलते हैं। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है, इसलिए कि हमारे बिहार में जितने जो नेता हुए हैं उन्होंने हमारे बिहार के लिए किस किस प्रकार के आंदोलन किए उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। आपको पता होगा कि जयप्रकाश नारायण का जिक्र इसमें किया गया है। तो उन्होंने भी काफ़ी बड़ा आंदोलन किया था हमारे इस राज्य के लिए और एक राज्य को अपनी पहचान दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो कौन कौन से लोगों ने कौन कौन सी भूमिकाएं अदा की हैं, कैसे कैसे आंदोलन किए हैं हमारे राज्य में, उसके बारे में आपको इसमें जानने को मिलेगा। उसके बाद है राजनीतिक दल। यह भी आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर इसलिए है कि आपसे पूछा जा सकता है, बहुत सारे प्रश्न हैं कि कमल का निशान किस राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि कमल का निशान जो है वह किस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। उसके बाद राजनीतिक दल जो है सबका कोई ना कोई चुनाव चिन्ह होता है। तो बहुत सारे राजनीतिक दल आज हमारे सामने दिखाई देते हैं, गठबंधन की भी सरकार बनती है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वह आपको यह राजनीतिक दल के अंतर्गत आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। उसके बाद 8वें नंबर पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के परिणाम हैं, यानी हमारे यहाँ जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसके कौन कौन से परिणाम सभी जगहों पर दिखलाई पड़ते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। तो इससे भी आपको 1 से 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, अधिक प्रश्न इससे भी नहीं पूछे जाते हैं। तो यह महत्वपूर्ण है आपके लिए। उसके बाद अगर हम बात करें 9वें नंबर की, तो 9 नंबर पर आप देखिए, यह जो 9 नंबर है लोकतंत्र की चुनौतियां, यानी हमारा जो देश है वह लोकतंत्र पर आधारित देश है। तो ये लोकतंत्र जो है इस पर आधारित देश में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उसके बारे में
हमें पढ़ना है, जानना है। ये भी 1 से 2 अंक के प्रश्न आपको इस पाठ से भी पूछे जाते हैं। तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो सबसे पहले कुछ चुनौतियों के बारे में मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं। साम्राज्यवाद आपको सबसे बड़ी चुनौती है, आतंकवाद, जगह जगह पर जो दंगे होते हैं, ये सभी जो है हमारे सामने चुनौतियां होती हैं। लोकतंत्र के सामने जाति जो है वह भी एक चुनौती के रूप में खड़ी होती है। तो इन सब के बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा और इस तरीके से बताऊंगा कि बिल्कुल आपको कहीं भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो, बिल्कुल आपको याद नहीं करना होगा। आप जब समझ जाएंगे तो स्वतः जो है आप प्रश्नों के उत्तर खुद देने में सक्षम होंगे। और बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा, जो आने वाले प्रश्न होंगे केवल उन्हीं के बारे में बताया जाएगा, ताकि आपका समय नष्ट नहीं हो, इसलिए कि समय आपके पास बहुत कम है। तो मैं अब इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा कि कैसे आप 100 में 100 अंक प्राप्त करेंगे अपने परीक्षा में। उसके लिए अगली वीडियो में मैं मिलता हूं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।